Good morning, dear students. In today's lecture, we will study about the different type of stresses which acts in rigid pavement. So, as a rigid pavement is a rigid slab which is made up of concrete, so different type of stresses acts on it whenever the load passes from the pavement, right? So, different two major type of stresses which act on the rigid pavement are the first one is, it is very important, wheel load stresses. Okay, and the another one is wheel load stress, another one is warping stress. Now understand about these stress, about both of these stresses in detail. So wheel load stress, as the name itself is suggesting, that whenever a particular vehicle crosses the rigid pavement, तो उसके जो भी व्हील होंगे दे विल हैव अ व्हील पे सारा जो आपका व्हीकल है उसका लोड आता है, दे विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द व्हील्स. ठीक है, तो अब ये व्हील्स उस लोड को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि व्हील आपका किससे कनेक्टेड है, पेमेंट से. पेमेंट को कौन टच कर रहा है, ट्रैफिक व्हीकल का कौन सा पार्ट टच कर रहा है, व्हील्स टच कर रहे हैं. तो क्या होगा, जब व्हील्स उसको टच करेंगे तो ये उस लोड को पास करेंगे और उस वजह से जो एक पेमेंट पे एक स्ट्रेस आएगा उसको हम कहते हैं व्हील लोड स्ट्रेसेस. और जो हमारा दूसरा स्ट्रेस है वॉर्पिंग स्ट्रेस, ये होता है जो कि आपका पेवमेंट है, जो कि स्लैब है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा. एक स्लैब होगा जिसका कि एक टॉप सरफेस होगा, ये आपका टॉप सरफेस है, ये आपका बॉटम सरफेस है. तो क्या होगा, ये जो टॉप सरफेस है और ये जो बॉटम सरफेस है, इन दोनों पे जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा. ऑब्वियसली टॉप सरफेस पे आपका ज़्यादा टेम्परेचर होगा बिकॉज इट इज़ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, और जो बॉटम सरफेस है उस पर रिलेटिवली कम टेम्परेचर होगा. तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, आपके स्लैब में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है और उस वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम कहते हैं वॉर्पिंग स्ट्रेस, राइट. तो ये तो थे हमारे दो मेन टाइप ऑफ स्ट्रेस. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम इसमें जो वी लोड स्ट्रेस है इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इनको कैलकुलेट करने के लिए जो वेस्टरगार्ड है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपनी थ्योरी एनालिसिस किया. ठीक है, और फिर उन्होंने जो स्लैब है उसके कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस पे, जो मेजर पोर्शन है वहाँ पे स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले डिराइव किए. तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले पढ़ेंगे, एनालिसिस में तो हमें नहीं पढ़ना है. तो मेजर जो पोर्शंस है जहाँ जहाँ पे आपका स्ट्रेस एक्ट करता है, तो वो होता है आपका जो स्लैब होगा, एक तो उसका इंटीरियर, राइट. उसके स्लैब के इंटीरियर में जो आपका स्ट्रेस होता है वो जनरेट होता है. ठीक है, फिर होता है आपके कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे भी स्ट्रेस जनरेट होगा. फिर होते हैं आपके एजेस. तो ये तीन पर्टिकुलर उसने पोजीशंस दी हैं और इनके लिए फॉर्मूले डिराइव किए हैं जिससे कि आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं कि वी लोड स्ट्रेस कितना यहाँ पे एक्ट कर रहा है. सो नाउ वील राइट द फॉर्मूला फॉर दीज लोडिंग्स एट दीज पॉइंट्स. ठीक है, वन बाय वन. So the first formula for wheel load stress at the इंटीरियर लोडिंग, लोडिंग अगर इंटीरियर पे है तो कितना व्हील लोड स्ट्रेस जनरेट होगा. तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है दैट इज एस आई इक्वल्स टू 0.316 पी अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 log 10 एल बाई बी प्लस 1.069. अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिकॉज डायरेक्टली इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले में जो टर्म्स है उनको समझते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो ये एल है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, राइट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस. तो नाम से समझिए, रिलेटिव स्टिफनेस जनरली क्या होता है, जो आपका पेमेंट होता है रिजिड पेमेंट, वो एक स्लैब होता है. अब ये जब इस पे लोड आएगा वी लोड, तो ये बेंड डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा और इसकी जो बेंडिंग को रेजिस्टिंग की पावर है वो सारी सबग्रेड पे डिपेंड करेगी कि जिस सबग्रेड के ऊपर हमने इसको ले किया है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है. लेकिन क्या होता है, जो स्लैब है इसकी भी अपनी कुछ फ्लेक्सुरल यानी बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है और वो उसके कारण भी इसको डिफ्लेक्ट होने से थोड़ा रेजिस्ट करता है. मतलब मेन तो आपका सबग्रेड पे डिपेंड करेगा उसका बेंडिंग होना, रेजिस्ट करने की पावर. लेकिन स्लैब की क्योंकि खुद की कुछ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है तो वो भी उसको कुछ रेजिस्ट करना चाहेगा. तो ये जो स्लैब की स्ट्रेंथ है यानी स्टिफनेस है, एक तरह से स्टिफनेस ही हुई कि वो बेंड नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू द सबग्रेड, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस. मतलब सब जो स्लैब है कंक्रीट का वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है व्हील लोड को एज कंपेयर रिलेटिव टू द सबग्रेड लेयर, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस. और इसको भी कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, you have to calculate this. So this is calculated as L equals to E into H cube upon 12K 1 minus mu square. अब यहाँ पे आपका जो H है इसका मतलब पीछे मेंशन्ड है, दिस इज स्लैब की थिकनेस कितनी है. ठीक है, E है आपका
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये आप सबको पता होगा, ये जो ई होता है ये होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। किसकी होगी, ये कंक्रीट की होगी। देन म्यू होता है आपका, ये भी अगेन आपको शायद पता होगा, दिस इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, ये भी पॉइजन रेशियो हो जाएगा कंक्रीट के लिए। और के होता है आपका सबग्रेड मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको इसके थ्रू पहले एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एल आपका निकलता है इस फॉर्मूले से, याद रखना है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। देन आपका जो बी है यहाँ पे बी टर्म, दिस इज इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। इसका मतलब यह है कि जब भी स्लैब होगा तो स्लैब पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो लोड होगा वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही एक्ट करेगा, राइट। तो पूरा स्लैब तो उसको रेजिस्ट करेगा नहीं, मतलब पूरा स्लैब उसको इक्वली तो रेजिस्ट करेगा नहीं। जहाँ पे लोड सबसे ज्यादा है, मतलब व्हील जहाँ पे है वहीं पे आपका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोड का, और उसको रेजिस्ट करने में वही पोर्शन ज्यादा आपका कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसीलिए मतलब है कि पूरा जो स्लैब है ये पूरा एक्ट नहीं करता, उसको रेजिस्ट करने में एक पर्टिकुलर रेडियस एक्ट करेगा, और उस इक्विवेलेंट रेडियस को हम कहते हैं स्मॉल बी। और स्मॉल बी आपका निकलता है इस फॉर्मूले से, बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में आपका इतना ही है, माइनस ये अंडर रूट से बाहर है 0.675 एच, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये अंडर रूट से बाहर है, और एच अगेन यहाँ पे सेम है, इट इज द स्लैब थिकनेस। और यहाँ पे जो ए है, जो नया टर्म आया है, ए होता है आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब जितना व्हील टच कर रहा है, ठीक है। रेडियस ऑफ इसे व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया भी कहते हैं, कि कितना टच कर रहा है उसका रेडियस कितना है। तो ये होता है आपका ए। इसमें आपको एक और बार ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है बी का, इसको हम तब यूज करते हैं जब आपका जो ए बाई बी का रेशियो है, सॉरी ए जो है आपका, ठीक है, ए जो है, अगर आपका ए मतलब रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है, अगर ए लेस देन 1.724 एच है, ठीक है, आपको चेक करना है कि हमारा जो रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है या रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन जिसे ए कहते हैं, अगर वो 1.724 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच मतलब पेमेंट थिकनेस, इससे कम है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जनरली यही कंडीशन रहती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका जो ए है वो ग्रेटर निकल गया आपका 1.724 एच से, अगर वो उससे ग्रेटर है, तो आप बी को इस फॉर्मूले से नहीं निकालते, बी को डायरेक्टली आप ए के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वैसे जनरली यही कंडीशन रहती है, फिर भी आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें चेक करना है कि जो ए है वो 1.724 एच से कम है अगर, तो ही आप बी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और अगर ए ग्रेटर हो गया तो बी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ए के इक्वल ही आपको लेना है, राइट। तो ये तो थे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ जो इसमें नेक्स्ट टर्म है यानी कि पी, ये पी होता है आपका व्हील लोड इन केजी, ठीक है, और एच होता है आपका पेमेंट थिकनेस, ये पीछे मैंने मेंशन किया है कि पी है आपका वी लोड इन केजी, एच एस स्लैब थिकनेस, और स्मॉल ए जैसे कि अभी बताया रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया अगेन इन सेंटीमीटर। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि लोडिंग अगर स्ट्रेस निकालने के लिए आता है तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज गिवन रहेंगी चीज़ों की, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस। तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो थे आपके एल और बी, जो कि मैंने समझा दिए। एल है आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि इस तरीके से कैलकुलेट होता है, और बी है आपका इक्वलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। तो ये तो था आपका लोड स्ट्रेस ड्यू टू इंटीरियर लोडिंग, कि इंटीरियर पे अगर लोडिंग है। अब हम पढ़ेंगे एज लोडिंग पे, अगर लोडिंग है आपकी एज पे तो कितना स्ट्रेस एक्ट करेगा। These are the two formulas to calculate the load stress at the edge loading and load stress due to corner loading. तो अगेन आपके फॉर्मूले तो आपको याद रखना है, टर्म्स तो सेम है आपके। अगेन यहाँ पे P है वी लोड, H है स्लैब थिकनेस, L है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, B है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, और सेम यहाँ पे भी आपका सारे टर्म्स का मतलब वही है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली वैल्यूज गिवन रहेगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, तो यू जस्ट नीड टू रीड एंड रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इस पे बुक में आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आपको निकालने होते हैं स्ट्रेसेस। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। तो ये था आपका स्ट्रेसेस के बारे में, आई होप आपको क्लियर है। वी लोड स्ट्रेसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन मेन पोजीशन है, इंटीरियर, एज और कॉर्नर, उनके सबके फॉर्मूले गिवन है, आपको याद रखना है, और फिर ये सारे टर्म्स का मतलब ध्यान में रख के उसमें वैल्यूज पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार बुक में एक क्वेश्चन आप देख लेना, उस पर बेस्ड डायरेक्टली बुक में गिवन है, ओके।
थैंक यू।